हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ ब्रजेश सर। तो आज कक्षा 10 का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ प्री बोर्ड का 2025-2026 बहुत 2026 का इंपॉर्टेंट विज्ञान का पेपर हम लेकर आए हुए हैं। जबरदस्त जो है कि यहाँ पर 70 मार्क का जो पेपर होने वाला है आपका, और ये जो है कि 100% आएगा ही आएगा। इसको जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ध्यान समझिएगा किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है, कैसे लिखना है, क्या कंसेप्ट है, उस सिस्टम को सारा सब व्यवस्था को हमें समझते हुए सब तरीके को, सब रूल्स को, सब मेथड्स को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसको हम समझेंगे। तो इसमें तीनों पेपर होगा आपका, ठीक है ना। केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा और फिजिक्स होगा, तीनों इसमें होगा। अनुक्रमांक नाम आपको लिखना बहुत जरूरी है, यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्री बोर्ड जो है कि आपका दिया हुआ है, प्री बोर्ड जो है 2025-26 का ये पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है। इस पेपर को यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो लगभग जो है कि आपको 95% जो है कि 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, इसमें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसमें जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहेगा, जो अक्सर जो है कि आपको हमेशा जो आप करते रहते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है कि आपका 20 मार्क का उसमें रहता है। तो जो आपका लगभग जो है कि यहाँ पर पूरी तैयारी आपकी लगभग हो जाती है और 95% आने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसमें मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, स्किप नहीं करना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। इसमें समान निर्देश कुछ दिए हुए हैं, उन समान निर्देश को हम पढ़ते हैं। समान निर्देश क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है आपका, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 15 मिनट का जो टाइम आपको दिया जाएगा, तो ये प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जाता है। 3 घंटे पेपर, आपके पास 3 घंटे का समय बच जाता है। प्रश्न पत्र 2 खंड में अ और ब में विभाजित रहेगा, ये याद रखिएगा। अ और ब में 2 भाग में विभाजित रहता है, ठीक है ना, खंड अ में और खंड ब में। अच्छा, इसमें खंड अ जो है आप जानते हैं कि ये लगभग 20 मार्क का जो आपका ये पेपर होता है, जिसमें जो एक ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपको फिल करना होता है, ये गोला करना होता है, उसमें होता है खंड अ और ब 3 उपखंडों में डिवाइड रहेगा, क ख ग घ में, ठीक है ना। क ख ग में डिवाइड रहेगा, क्योंकि 3 सब्जेक्ट रहेंगे साइंस में, जो कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है ना। पीसीबी, ठीक है ना, पीसीबी। इसमें 3 आपके रहेंगे, 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। खंड व में जिसमें हम ये कह सकते हैं वर्णनात्मक प्रश्न रहते हैं, जिसमें वर्णन करके उसका आंसर देना होता है। तो इस प्रकार से जो है कि ये जो है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आइए हम समझते हैं प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न और सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से इसे क्या करना होता है, सही करना होता है, ठीक है ना। इसे नीले या काले बॉल पॉइंट से क्या करना होता है, सही करना होता है। 20 में से 20 मार्क जो है कि आपका यहाँ पर जो है कि लगभग तैयारी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। अब बॉल पॉइंट और आपको नीले जो है कि पॉइंट का यहाँ पर जरूरत होता है, इसमें जेल पेन नहीं लेकर जाना है, याद रखिएगा। जेल पेन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खराब हो जाता है। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रश्न के लिए 1-1 मार्क निर्धारित होते हैं, ठीक है ना। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होता है। खंड ब में क्या होता है, वर्णनात्मक प्रश्न होता है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न होता है। इसमें जो है कि आपके जो है कि 20 मार्क का जो है रहता है, ये 20 मार्क के जो पेपर आपको होने वाला था, 20 मार्क लगभग जो इसमें आपका क्या होता है, कवर हो जाता है, ठीक है ना। इसमें 20 मार्क लगभग आपका कवर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स अब यहाँ बताएगा प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक भी दिए होते हैं, और यह खंड ब के लिए, उपखंड के लिए सभी प्रश्न में जो है कि इसमें 1, 2, 4 और 6 मार्क के जो क्वेश्चन रहते हैं, तो उसका जो है कि रहता है, तो उसका आपको सामने निर्धारित रहता है। खंड ब के प्रत्येक उपखंड में सभी प्रश्न एक के साथ करना आवश्यक होता है, ठीक है ना, कि सभी प्रश्न का साथ करना आवश्यक होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क ख और ग 3 रूप में रहेगा, तो तीनों रूप का जो है क्या करना पड़ेगा, तीनों का हमें यहाँ पे हल करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा जबरदस्त है, ये यहाँ पर जो है कि 3 पार्ट में दिया रहेगा, तो तीनों को हल करना है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, और प्रॉपर उचित मार्क भी आपको मिलेगा जब उचित आप रूप में उसका उचित रूप में आंसर देंगे, ठीक है ना। उचित हिसाब में जब आप उसका आंसर देते हैं, तो इसलिए आपको पूरा मार्क मिलता है। यदि कहीं ज्यादा लिखते हैं तो आपका समय कम पड़ जाता है, इसलिए आप कोई ना कोई प्रश्न उसमें छूट जाता है, तो उचित मात्रा में ही जो उसका उत्तर देना है। तो आइए बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं। खंड अ का जो ओएमआर शीट पर जो है कि आपको भरना होता है, ओएमआर शीट पर कैसे भरेंगे, आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है भाग 1 में। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया हुआ आपका, ठीक है ना, पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। पहले कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि इसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं, पूरी देख लेते हैं इस भाग 1 को। यदि इस प्रश्न पत्र को आप देख लेते हैं, तो जो है कि आपका 95% ठीक है, 95% फिक्स है। तो आइए यहाँ पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। 1 मार्क का प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जबरदस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 1 मार्क का प्रश्न है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चश्मा जो रहता है, चश्मा में जो लगने वाला लेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा, जो चश्मा में लगने वाला जो लेंस होता है, जो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग लाया जाता है, तो कौन सा लेंस होता है, ठीक है ना। ये आपको जो है कि स्कूल में भी पढ़ाया गया है और इसके बारे में बताया गया है।
तो यहाँ पर जो है कि अवतल लेंस ये नहीं होगा, 20 सेंटी ये भी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस नहीं होगा। उत्तल लेंस और यहाँ पर उत्तल लेंस दोनों में देखिए 20 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर है। तो कितनी लगभग दूरी होगी जिसके लिए जो है कि यह प्रॉपर हो सकता है। तो इस तरह से 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस यदि लगता है तो छोटे अक्षरों को पढ़ने में जो है कि आपको सबसे बड़ा हेल्प मिल जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन, अब 1 मार्क के लगभग यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, ठीक है ना। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा जो प्रश्न किस तरह से दिया हुआ, तो आइए देखते हैं उन लोगों को। दूसरा, तारों के टिमटिमाने का कारण। तारों के टिमटिमाने का कारण, ये 1 मार्क का प्रश्न है, यहाँ पर इसको ध्यान से देखेंगे हम। 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये आपका आंसर 1 मार्क का हो चुका है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन में एक उत्तर है इसका। ध्यान दीजिए, अनंत पर स्थित वस्तु का, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का क्या होगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। ये 1 मार्क का प्रश्न है। तो यहाँ पर उत्तर आपको जो है 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए आभासी तथा छोटा होगा, ये आपका उत्तर यहाँ पर, ठीक है ना। अनंत उत्तल दर्पण द्वारा जो अनंत पर स्थित वस्तु रहेगी तो आभासी तथा छोटा ये होता है, उसका प्रतिबिंब बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, 1 मार्क का यहाँ पर लगभग तैयार हो गया। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन वाला रंग कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 4 भाग में जो यहाँ पर 7 कलर को जो अलग अलग कर देता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर किसमें सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। जैसे प्रिज्म यहाँ पर रहेगी, प्रिज्म में से श्वेत किरण जब ये क्या होती है, जब प्रकाश ये हो जाती है, जब रिफ्लेक्ट होती है, उस पर जो है कि परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद किस रंग का सबसे अधिक विचलन होता है वो आपको आंसर बताना है। तो ये यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपका आंसर जो होता है, ये यहाँ पर 7 रंग जो है कि आपके पास रहेंगे। 7 रंग को जो है कि आगे पीछे जो है कि सब ऊपर नीचे एक जो दिया रहता है, तो 7 रंग में सबसे ज्यादा किसका होगा, तो उसमें आप पिक्चर में देख भी सकते हैं जाकर कि सबसे ज्यादा किस पर जो है कि विचलन कोण बनता है। तो ये चीजें जो होती है यहाँ पर जो है कि हमारा इसका आंसर जो होता है, आप जो है कि इसमें ये लिख सकते हैं। इसमें 4 ऑप्शन में यदि रहेगा तो उसका उत्तर आपको लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर जो है कि आइए देख लेते हैं। इसमें लाल, जैसे मान लीजिए कि लाल रंग है पहला, दूसरा इसमें मान लीजिए नीला रंग है, ठीक है, नारंगी रंग है, ठीक है ना। तीसरा जो आपका यहाँ पर है आपका पीला जो रंग है, ठीक है ना, पहला लाल है, दूसरा नारंगी, दूसरा पीला है, चौथा हरा है, ठीक है ना। अब 5वां जो है आपका क्या हो जाता है, नीचे चलता जाता है ये, ठीक है ना। ये चौथा जो है कि नीला हो जाता है। 6वां जो है कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीछे एकदम नीचे चला जाता है, जामुनी रंग होती है, जामुनी रंग होती है। इसके बाद 7वां जो है कि आपका ये कितना होता है, बैगनी होता है। 7वां कौन सा होता है, बैगनी होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि बैगनी का जो है हो ही नहीं सकता, ठीक ना, बैगनी तो हो नहीं सकता, यहाँ पर जामुनी भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नीचे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर नीला सबसे जो है, नीला का जो विचलन कोण जो है यहाँ पर क्या होता है, नीला का विचलन कोण जो है हमारा अधिक विचलन कोण वाला रंग होता है। नीला का जो है अधिक विचलन वाला कोण जो है हमारा इस पर रंग वाला कोण होता है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाता है, नीला इसका आंसर होगा, ठीक है ना, इसका नीला आंसर होगा। आइए हम 5वां देखते हैं। कॉलम 1 में दी गई मात्रकों का समूलन कॉलम 2 में दी गई भौतिक राशियों का सही विकल्प चुनना है, ठीक है ना, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है। आइए देखते हैं हम। इसमें जो दिया हुआ पहला जो है कि 1 दिया ओम दिया है, दूसरा वाट दिया, तीसरा एम्पियर दिया, चौथा वोल्ट दिया है। अब सबका यहाँ पर जो है कि अगले वाले में देखिए विद्युत धारा है, विद्युत प्रतिरोध है, विद्युत शक्ति है, विद्युत विभवांतर है। इसमें जो कि ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में जो है कि आपको क्या करना है, मैच करना है ना, सही विकल्प में आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। तो ओम जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ये विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, ये क्या होता है, ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ओम विद्युत प्रतिरोध है, तो यहाँ पर दिखाइए कि यहाँ पर कौन सा सही है, देख लीजिए। पहला वाला तो सही नहीं हो रहा है, यहाँ पर दूसरा वाला जो है कि चौथा ये भी दिया है, सही नहीं है। यहाँ पहला वाला जो है कि दूसरे से है, पहला वाला दूसरे से, यहाँ पे भी पहला वाला दूसरा है। तो एक और मिला लेते हैं, वाट को मिला लेते हैं। वाट का मिलाएंगे तो वाट किससे है, देख लेते हैं। वाट का जो है कि क्या होता है, कॉलम बी में मिलाते हैं, तो ये हमारा वाट जो होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति का, मतलब बी का जो है कि तीसरा हो गया, बी का तीसरा मिलाइए तो बी का दूसरा, ये भी नहीं है, ये बी का तीसरा ये है। मतलब करना क्या है कि 2 को केवल यदि मैच कर लेते हैं हम, 2 को केवल मैच कर ले तो सारा चीज आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जबरदस्त ये टिक यहाँ पर दिया हुआ है आपका और जबरदस्त पेपर होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आप क्या करना है, यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तैयारी आपको पूरी तरह पूरी कर लेते हैं तो पूरा से पूरा मार्क आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वें प्रश्न को समझते हैं कि यहाँ पर जो आर है और 2 आर जिन्हें दो प्रतिरोध दिए हैं, 2 तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 तथा R1/R2 होगा। ये 1 मार्क का प्रश्न है, तो कितना होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस करके, ठीक है ना, इसको देखेंगे। इसका फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला आपको जो है कि लगभग पढ़े होंगे तो उसमें फॉर्मूला आपको बताया गया होगा। लेकिन यहाँ पर आइए आर जो है कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। आर जो होता है यहाँ पर आर व 2 आर है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 प्रतिरोध जो है कि एक आर है, एक 2 आर है, ठीक है ना, एक आर और 2 आर है, जिसमें 2 तारों को श्रेणी क्रम में
बाद में समांतर क्रम में, एक श्रेणी क्रम में दूसरा समांतर क्रम में, ठीक है ना। तो ये श्रेणी क्रम में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम में देखते हैं तो यहाँ पर श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होगा इसमें देखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे R1 दिया है और दूसरा R2 दिया है श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। श्रेणी क्रम का जो क्या दिया है यहाँ पर R1 और R2 दिया है, तो R1 प्लस R2 दिया तो हम पे R1 रखेंगे और इक्वल टू R1 इक्वल टू जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा 2R, R प्लस क्या हो जाएगा 2R हो, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3R हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3R हो जाता है। तो ये वैल्यू आपका 3R हो जाएगा, ठीक है। R1 का वैल्यू 3R हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा समांतर श्रेणी का भी हम निकालें, किसका निकालेंगे, समांतर श्रेणी का निकालते हैं। समांतर श्रेणी का निकाल कर उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। समांतर क्रमांक में जब जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़े जाने का क्या होगा, तो आइए इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला जो है कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। जितने भी फॉर्मूले उसके याद रखेगा तो 1/r हो जाएगा, ठीक है ना। ये 1/r2 हो जाएगा, तो 1/r2 का निकालेंगे क्योंकि R1 का तो इसमें निकाले हुए हैं, तो 1/r2 का निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपका R हो जाएगा, फिर इसके बाद जो है कि यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2R हो जाता है, यहाँ पर 2R हो जाता है। तो इसका देखिए क्या करेंगे, 1/r2 लिखेंगे, 1/r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2R हो जाता है, तो R से R कट जाता है तो 2 बचता है, 2 कम 2, 2R से 2R कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, 3/r हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कि R2 जो है कि इक्वल टू हम निकालेंगे, 3 गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा करने के बाद 2R हो जाता है, ऊपर गुणा हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, ओके। इस तरह से देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू निकल चुका है। R1 और R2 का वैल्यू निकल गया तो क्या करना है यहाँ पर आप प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रतिस्थापित कर सकते हैं या हल कर सकते हैं, या R1/R2 पर इसको रख के जो है इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ 3R1/2R हो जाएगा, अब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3R/2R/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये R से R कट जाता है, तो यहाँ पर 3/2 हो जाता है, ये 3 3 9 हो जाएगा। जब ऊपर गुणा करेंगे 3 का ना, नीचे वाले 3 से नीचे ऊपर वाले 3 गुणा कर देंगे, 3 3 9/2 हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि आपका आंसर R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर आपका 9/2 हो जाता है। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त यहाँ पे स्ट्रिक्ट तरीके से जो है कि आपको जो है कि बताया गया है यहाँ पर, इसको याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है कि आते हैं तो लगभग यदि बाय द वे आपका मिस्टेक हो जाता है तो फिर मार्क कट जाता है। 7वें में चित्र में दिखाया गया इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले पे पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी, आइए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पर जो है कि इलेक्ट्रॉन की तरफ लग रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो उत्तर यहाँ पर देखते हैं कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर जो यहाँ पर लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। उपभाग हम दूसरा पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, उपभाग दूसरा। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, उपभाग दूसरा का मतलब आप केमिस्ट्री में आ जाएंगे, 1 मार्क का यहाँ पर प्रश्न आपका ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका 1 मार्क का प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है ना। तो कौन सा होगा, यहाँ पर -CHO, जैसे एक सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CHO है ना, CHO है सिंगल बॉन्ड, इसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। नोआ है उदासीन घोल का pH मान क्या होगा, उदासीन घोल का pH मान कितना होगा, तो इसका देखिए हम समझते हैं। यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो आइए इसको देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि 7 जो है कि बीचों बीच हो जाता है और यहाँ पर जो है कि क्या 14 हो जाता है, ठीक है ना। लास्ट में 14 हो जाएगा तो यह बढ़ता है, ठीक है ना। इधर पे 7 से जब कम होता है तो 0 होता है, ठीक है ना। ये 7 से जब कम होता है तो ये जो मान आपका ये कम होता है, ठीक है ना। तो वहां पर 7 से अधिक होगा तो उदासीन घोल का मतलब बोला उदासीन घोल, उदासीन घोल कितना हो जाता है, ये जो बीचों बीच जो होगा ना 7 हो जाएगा, बीचों बीच क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उदासीन का मतलब ना तो आगे ना तो पीछे, ठीक है ना, विद्युत उदासीन हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कीटोन कौन सा है, कीटोन है, कौन सा कीटोन है, यहाँ पर 1 मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हुए, 4 ऑप्शन में देख लेंगे। यहाँ पर सी प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल है, यहाँ पर आपका कीटोन का ये आपका आंसर हो जाता है लगभग। मेरे प्यारे बच्चों तो आगे आइए, आगे की तरफ चलते हैं। प्रोपेनॉन जो होता है ना, ये हमारा कीटोन का ये निम्नलिखित भाग होता है। आइए हम ग्रामा चलते हैं। ठंडे जल में हाइड्रोजन गैस बनाने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। हाँ, वो तत्व बता रहा है कौन सा तत्व होगा, ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है, यहाँ पे 1 मार्क का प्रश्न है। अब 1 मार्क का प्रश्न में यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सी जो है ये हमारा पोटेशियम हो जाता है, के हो जाता है, ठीक है ना, ये पोटेशियम हमारा हो जाता है। आइए अब आगे देखते हैं। 12वां जो है कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया, वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर आपका दिया हुआ 1 मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में हम देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर तो निस्तापन है, भर्जन है, प्रगलन है, अयस्क की सांद्रण है, ठीक है ना। ये कार्बोनेट अयस्क जो रहेगा ना सीमित वायु में कम वायु पर, तो ये निस्तापन वाली प्रक्रिया हो जाती है इसमें, तो ये आपका आंसर हो जाता है। और 13वां यहाँ पर दिया रासायनिक अभिक्रिया जो है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दिया CuSO4 दे दिया है प्लस Fe है, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे। दोनों आपस में अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, FeSO4 + 4U, ये रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है,
इसमें संयोजन है, विस्थापन है, अपघटन है, उभय अपघटन है, तो इसमें आपको आंसर बताना रहेगा कौन सा आपका उत्तर होगा। CuSO4 है, तो CuSO4 देखिए Fe के साथ SO4 का जो है कि क्या होता है, अभिक्रिया हो जाती है, तो ये क्या हो जाता है उसके जगह पे प्रतिस्थापित, ठीक ना। तो ये चीजें जो है कि Fe के साथ CuSO4 का जो हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है, ठीक ना। ये विस्थापन अभिक्रिया में क्या होती है कि ये जो है कि एक जो ये तत्व है दूसरे के साथ क्या करता है, विस्थापित कर लेता है। Cu में जो है कि SO4 जाकर विस्थापित हो गया, Cu यहाँ पर बाहर हो गया, ठीक है ना। बाहर का मतलब होता है कि दूसरे पक्ष में स्थानांतरण हो गया वो, ठीक है ना, उसके साथ वो विस्थापन कर लिया है। वो भाग 3 में हम पढ़ेंगे, तो ये आपका होता है बायोलॉजी होता है। बायोलॉजी में आइए देख लेते हैं बायो में क्या पार्ट है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 14वां दिया, स्वपोषण पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, 1 मार्क का है इसमें। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है भाई, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में केवल एक ही उत्तर होगा, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। इसमें सूर्य का प्रकाश क्या जरूरत होती है, सूर्य की प्रकाश क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल होगा, क्या होगा, तो इनमें से ये सभी तत्व की जरूरत पड़ती है। स्वयं पोषी पोषण के लिए सभी की जरूरत पड़ती है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन होगा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, ठीक है। तो पादप हार्मोन को यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो 4 दिया, टेस्टोस्टेरोन, साइटोकाइनिन है, क्योंकि साइटोकाइनिन है, एड्रेनलिन नहीं है, थायरॉक्सिन भी नहीं है, ठीक है। ओके, यहाँ पे इसका आंसर आपका लगभग कंप्लीट हो गया। परागकोश में होते हैं, देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया है, अंडाशय, गर्भाशय, परागकण या बाह्यदल। तो यहाँ पर परागकण होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जबरदस्त आपका जो है यहाँ 1 मार्क का जो है तैयारी लगभग आपकी पूरी हो चुकी है। 17वां प्रश्न पढ़ेंगे, पुनर्उद्भवन, जिसको पुनर्जनन या प्रजनन कहते हैं। पुनर्जनन क्या होता है, हाइड्रा में होता है, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में, कबूतर में, किसमें होता है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में एक उत्तर आपका होगा प्लेनेरिया में, ठीक है ना। पुनरुद्भवन जो है प्लेनेरिया में होता है, ये एक ऐसा पौधा होता है, ठीक है। 18वां, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, खाली स्थान को कहते हैं। 1 मार्क का प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों। आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला देखिए स्नेप्स दिया है यहाँ पर, स्नेप्स आपका पहला आंसर होगा, क्योंकि और उसके बाद 3 नहीं है इसमें। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है, परितंत्र में उत्पादक का उदाहरण 1 मार्क का प्रश्न है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें हरे पौधे होंगे, ये आपका उत्तर होगा, ठीक है ना। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया, यहाँ पर उत्तर मेरे प्यारे बच्चों देखिए 4 ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन में अंतर कौन सा होगा, तो यहाँ भी लंबे और घने पौधे होंगे, यहाँ पर जो है कि आपका आंसर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। जबरदस्त है, यहाँ पर आपका पेपर लगभग 20 मार्क का लगभग कंप्लीट हो जाता है। इनमें से ये सभी होंगे या लंबे बौने होंगे, सफेद बैगनी फूल होंगे, कौन से होंगे, तो इस तरह से आपका जो है कि आंसर यहाँ पर तो है। तो यहाँ पर से इनमें से सभी देखिए क्या कर रहा है, मेंडल अपने मटर के पौधे में सभी लक्षणों का अध्ययन किया था ना जी। गोल झुर्रीदार था, या सफेद बैगनी फूल था, ये लंबे पौधे थे, तो सभी इनमें से सभी। तो इस तरह से आपका आंसर 20 में से 20 मार्क मेरे प्यारे हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जो है कि अपने दोस्तों और मित्रों के पास इसको शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी आपके योगदान से जो है कि सहायता मिल पाए, ठीक है ना, वो भी तैयारी कर पाए। और एक खंड ब के बारे में पढ़ते हैं, जो वर्णनात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्नों को कैसे हम देखेंगे, यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्नों को कैसे हल करना है, यहाँ पर उसको देखते हैं। इसका उत्तर जो है कि आपको आंसर शीट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा, ठीक है ना। ये 50 मार्क का क्वेश्चन होता है, भाग 1 में आएंगे। जो पहला जो भाग 1 था, यहाँ पर देखिए वर्णात्मक प्रश्न को इस तरह से अच्छी तरह से जो है कि लिखना होता है, लिख कर जो है इसमें बताना होगा। 21वां यहाँ पर दिया हुआ, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन या दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। 4 मार्क का प्रश्न है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 2-2 मार्क का होगा, 2-2 मार्क का है तो उनको करना है, ठीक है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन में 2 प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी होती है उसको बताना होता है। तो यहाँ पर आइए उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन में 2 प्रमुख घटनाएं यहाँ पर दिया हुआ है। आकाश का रंग नीला होता है, सूर्यास्त के समय लाल हो जाता है, ठीक है ना। ये 2 घटनाएं होती हैं, इंपॉर्टेंट है, बस इतना आपको लिखना है और अच्छी राइटिंग में लिखनी है, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब दृष्टि दोष के बारे में देख लेते हैं, दूसरे प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम को लिखना है और बताना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष, और उसका नाम बताना है। तो निकट दृष्टि दोष होती है, दूर दृष्टि दोष होती है, जरा दृष्टि दोष होती है, एक अबिंदुकता होती है, वर्णांधता होती है। 4 इसमें 3 और जो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो लगभग जो कितने हो जाते हैं आपके 5 हो जाते हैं यहाँ पर। ये दृष्टि दोष कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लगभग जो क्या हो जाता है, 5 प्रकार के दृष्टि दोष हो जाते हैं। 22वां, उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस के 2 उपयोग लिखे, बताइए। उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताना है। हाँ ये देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताना है, या तो अवतल लेंस का भी बता रहा है। तो उत्तल लेंस का उपयोग क्या है, वाहनों को पीछे देखने के लिए लगाया जाता है ना। उत्तल लेंस का उपयोग जो है कि यहाँ पे लिखे, वाहनों को पीछे देखने के लिए दर्पण जो लगाती है, स्ट्रीट लाइट और रिफ्लेक्टर के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वाहनों के पीछे देखने के लिए और स्ट्रीट लाइट, रिफ्लेक्टर। उत्तल लेंस का उपयोग जो होता है चश्मा बनाने में और कैमरे में, इसका प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आपका लगभग यहाँ पर आपका आंसर तैयार हो जाता है। इस तरह से ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि जो है कि आपको आपके दोस्तों मित्रों को भी इसकी हेल्प मिल पाए। अब यहाँ पे अवतल लेंस में किसी वस्तु के प्रतिबिंब का
कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। इसमें आरेख बनाकर आपको दिखाना है, ठीक है ना। इसमें आरेख बनाकर दिखाना है। देखिए यहाँ पर जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या करते हैं, यहाँ पर 2f1 और f2 और यहाँ पर जो है कि अवतल लेंस हम बना देते हैं और f1 f2 f1 जो है कि हमारा क्या हो जाता है, वो बाद में हो जाता है उसके। तो प्रकृति आभासी व सीधा आकार बिंदु के आकार का होगा, स्थिति इसकी f2 पर होगी, ठीक है ना। प्रकृति आभासी व सीधा होगा, आकार बिंदु के आकार का होगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर लगभग पूरा हो जाता है। तो इसमें प्रश्न पर चलेंगे, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं। 2 मार्क का ये भी प्रश्न है, ठीक है ना। ये सब 2-2 मार्क के हैं। यहाँ 4 मार्क का हो जाता है, दोनों जो है कि कितने मार्क का होता है, 2 मार्क का, इसलिए 4 मार्क का होता है। किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, यहाँ पर किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा वोल्ट मीटर को प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तरह के प्रतिरोध को वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये लगभग हो गया आपका। यहाँ 500 वाट का जो रेफ्रिजरेटर है 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं तो रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये आपका यहाँ पर आंसर देख रहे हैं। यहाँ पर किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे ये देख लेते हैं। इसका हल क्या है। वाट तो पहला 500 वाट है, समय ले रहा 12 घंटा, दिन कितना है 30 दिन का। तो आइए यूनिटों की संख्या निकालनी है, सिंपल। इसका वाट गुणे घंटा गुणे दिन, अब बटे 1000 से भाग दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या करना है, बस फॉर्मूले को याद रखना है। प्रश्न नंबर 24 में आएंगे, देखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर 24 का क्या है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाना है, ठीक है ना। अथवा इसमें जो दो प्रश्न है, इस तरह फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम किसी भी तीनों में से आपको जो है कि 6 मार्क का, तो 2 3 6 3 मार्क का, 2 2 मार्क का सब क्वेश्चन होगा। आप यहाँ पर तीनों को जो है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तीनों को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। 2 2 मार्क का प्रश्न है, इसको आप जो है लिख सकते हैं। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर, क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को किस तरह की रेखाओं को चित्र बनाकर दिखाना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्रश्न नंबर 24 का पहला जो है किस तरह चित्र बनाकर आपको दिखा देना है। यह चित्र में आपका दिया हुआ है, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसको बनाकर आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। धारावाहिक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला, यहाँ पर कारण चुंबकीय क्षेत्र पर निम्नलिखित कारकों का निर्भर करता है। तो यहाँ पहला, परिनालिका में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान, परिनालिका में फेरों की संख्या, परिनालिका की लंबाई एवं पदार्थ की प्रकृति पर यह निर्भर करता है। मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन लिख देते हैं ना, तो आपका लंबा एक लाइन बन जाती है। अब फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम क्या है, तो आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो है होता है फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम। देखिए फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम लिखेंगे, यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हो, तब यदि अंगूठे के पास वाली अंगूठी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा तथा दूसरी अंगुली मध्यम विद्युत धारा की दिशा हो तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से यहाँ पर क्या करना, आपको उंगली बनाकर बताना है। तो यहाँ अंगूठा हो जाएगा, यहाँ पर तर्जनी क्षेत्र हो जाती है, मध्यम जो मध्यमा धारा हो जाती है, यहाँ पर मध्यम वाली जो उंगली होती है, और बाएं हाथ का यहाँ पे नियम आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर 24 में ये लगभग तीनों मार्क का आपका जो क्वेश्चन 2 2 मार्क का हो गया, कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आइए हम चलते हैं दूसरे 24 वाले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन किन कार्यों पर निर्भर करते हैं। 3 3 मार्क का ये प्रश्न है, ठीक है ना। 2 प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर प्रश्न उत्तर उसका लिखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। पहला यहाँ पर देख लेते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर देख, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है यहाँ पे ये दिया होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में जितना हम यहाँ पर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर लिखें, चुंबकीय क्षेत्र में मजबूत होगा, चालक पर लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होता है, ठीक ना। यहाँ चालक में प्रवाहित धारा क्या होती है, आई होती है ना। तो चालक में प्रवाहित धारा को आई होती है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे ये हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डाल के इसका भी बारे में इसका लिख देंगे। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान जितना अधिक होगा, बल उतना ही अधिक होगा। तीसरा पॉइंट है चालक की लंबाई, जो लंबाई होती है ना चालक की, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर चालक की लंबाई, ठीक है ना, लंबी होगी तो लगने वाला बल भी उतना ही अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो लगभग यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में का कोण थीटा जो है कि चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बीच के कोण के साइन के समानुपाती होता है। और जब धारा और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होते हैं तो थीटा बराबर 90 अंश हो जाता है, लंबवत हो जाती है तो बल अधिकतम होगा। और जब वे समांतर होते हैं तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है, 180 तो बल 0 हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट आपका जो चौथा प्रश्न यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं उसके नाम बताना है, और आवरण करे कि आवरण के रंग लिखना है, ठीक है ना। आवरण के रंग कौन कौन से होते हैं उसे बताना है। बहुत बहुत आसान और बहुत जबरदस्त यहाँ पर दिया हुआ। तो आइए इसको देख लेते हैं, इस प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। तो यहाँ पर घरेलू विद्युत, ठीक है ना, वितरण में प्रयुक्त जो तार होता है, यहाँ पर क्या विद्युतमयी तार होता है। विद्युत के तार उच्च वोल्टेज पर उपकरणों को धारा पहुंचाती है, ठीक है ना। ये और आमतौर पर लाल या भूरे रंग में ही होती है, ठीक है ना। यहाँ पे उदासीन तार एक देख रहे थे, उदासीन तार कौन सा होता है, तो वह तार होता है जो उपकरण से धारा आपस में ले जाती है और आमतौर पर नीले रंग का होता है। तो ये आपका हो जाता है।
ठीक है ना। आइए भू संपर्कित तार होते हैं जिसमें इसमें करके आमतौर पर कोई धारा नहीं होती है और हालांकि इसका उपयोग बिजली के झटके से बचाने के लिए किया जाता है। ये हरे रंग का होता है। तो ये लगभग आपका 4 मार्क का होगा। भाग अब 2 में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये केमिस्ट्री आपका है ना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिक में IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम एसिटिलीन है और एसिटिक अम्ल है, तो इसका क्या होगा इसमें बताना है। या दूसरा वाला बी वाला करेंगे तो एथेनॉल का 2 रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा यहाँ पे लिखना है। ये 2 मार्क का यहाँ पे आपका क्वेश्चन और है, इसका आंसर आपको 2 मार्क का यहाँ पर करके बताया जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा है यहाँ पर, ठीक है ना, 1-1 मार्क का ये आंसर हो जाता है। तो आइए देखिए एसिटिलीन का नाम यहाँ पर दिखाई क्या लिखा हुआ है। एसिटिलीन का नाम एथाइन होता है, पहला है, ठीक है ना। एसिटिलीन का एस्टाइन होता है, सूत्र जो है C2H2 है। एसिटिक अम्ल का क्या नाम होता है, एथेनाइक अम्ल होता है, इसका सूत्र जो है CH3COOH है, ठीक है ना। एथेनॉल और ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए पहला दूसरे का आंसर बताएंगे। एथेनॉल को 2 रासायनिक अभिक्रिया करनी है और रासायनिक समीकरण बताना है। यहाँ पर देखिए C2H5OH, ठीक है ना, एथेनॉल है। ऑक्सीजन है 3O2, तो ये जब अभिक्रिया करती है तो यहाँ पर 2CO2 3H2 बन जाता है। एथेनॉल में एसिटिक अम्ल मिलाते हैं तो एथेनॉइट जल के साथ ही बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रश्नोत्तर जो संख्या यहाँ पर 26 दिया हुआ, प्रश्नोत्तर संख्या 26 को देख लेते हैं। यहाँ पर दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके 2 उदाहरण को रासायनिक समीकरणों द्वारा बताइए, ठीक है ना। और सक्रियता श्रेणी को समझाइए और इसका एक उपयोग लिखे। तो आइए दहन अभिक्रिया को समझते हैं और इसका उदाहरण भी देखते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं कैसे इसको करना। दहन अभिक्रिया यहाँ पे लिख देंगे और प्रश्न नंबर इसका उत्तर लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उसे उष्मा क्षेपी या दहन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। CH4 + 2O2, जब इसमें क्या करते हैं CH4 में जब 2O2 मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, उसका उदाहरण वहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको समझ सकते हैं। और सक्रियता श्रेणी को समझाना है। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी क्या होती है इसके देख लेते हैं। सक्रियता श्रेणी का हेडिंग डालेंगे। सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें सबसे ऊपर वाली धातुएं जो रखी जाती है जो सबसे अधिक सक्रिय होती है, जैसे पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम होता है। मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त यहाँ पर लगभग आपका कंप्लीट हो जाता है। सबसे नीचे वो धातुएं होती है जो सबसे बहुत कम सक्रिय होती है, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारी चीज का यहाँ पर सक्रियता श्रेणी को बनाकर आपको यहाँ पर दिखाया गया है। इसी प्रकार सक्रियता श्रेणी को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा क्योंकि बाय द वे आ जाएगा, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे आगे चलते हैं। आगे अम्ल और क्षार से क्या समझते हैं, दैनिक जीवन पीएच के 2 उपयोग लिखे, ठीक है ना। इसका अम्ल और क्षार से क्या समझते हैं। या विरंजक चूर्ण प्राप्त करने के रासायनिक समीकरण विधि बताना। तो अम्ल और क्षार आपके दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग इसका लिखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे लिखना है। अम्ल और एसिड यहाँ पे लिख देंगे। वे पदार्थ, ठीक है ना, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रोटॉन प्रदान करते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है ना। नींबू में पाया जाने वाला जो साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल होता है, ये जो है कि आपका पाया जाता है, तो ये अम्ल होता है। क्षार में आएंगे ऐसे पदार्थ जिन्हें पानी में धोने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH- प्राप्त होते हैं, इसे क्षार कहते हैं। इसका स्वाद कड़वा और स्पर्श चिकना होता है, जैसे बेकिंग सोडा होता है NaOH और KOH आदि, ये जो है कि आपका क्षार का है। दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग मिट्टी के जांच करने में फसलों के लिए मिट्टी का पीएच जांच कर तथा किया जाता है, जिसमें कौन सी फसल अच्छी होगी ये पता किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में भी हमारे रक्त में पीएच का लगभग मान 7.4 होना चाहिए। पीएच असंतुलित होने पर स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, ठीक है, ये भी इसका पॉइंट है। विरंजक चूर्ण, अब आइए उसका अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि, रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग इसका लिखना है। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो विरंजक चूर्ण यहाँ प्राप्त करने की 2 विधि यहाँ पे दिया है। जब क्लोरीन गैस को चूना पत्थर में पर प्रवाहित किया जाता है तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 ये प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये प्राप्त होता है, ये आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसका अभिक्रिया नीचे दिया हुआ उदाहरण के साथ आप देख सकते हैं। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग हम यहाँ पर वो भी समझ लेंगे। यहाँ पर उदाहरण इसका दिया हुआ उसको लिख लेंगे। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग होते हैं। पहला, जल को कीटाणु रहित करने के लिए पेयजल को शुद्ध करने में भी किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है कि यहाँ पे दूसरा जो है कपड़े, गुदा और वस्त्रों को विरंजित सफेद करने में भी किया जाता है। कपड़े हो चाहे कोई, तो उसका जो है कि सफेद कलर करने में भी किया जाता है। तो यहाँ पर लगभग आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। अथवा यहाँ पर करके आपको ऑप्शन में देखें निम्नलिखित में टिप्पणी लिखना है। मिसेल पे संचारण में या कार्बन के सर्वोत्तमुखी प्रकृति पर आपको लिखना होता है। तो किस पे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर होने वाला है, तो इसको देख लिया जाए, ठीक ना। यहाँ पर मिसेल का जो कि उदाहरण आप लिख लेंगे। जब साबुन डिटर्जेंट पानी में मिलाया जाता है उसमें सांद्रता पूरे से अधिक, ठीक है ना, पानी मिलाया जाता है तो सांद्रता से अधिक हो जाती है, तब उसके अणु क्या होता है, गोलाकार समूह बना लेते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं, ठीक है ना। गोला नहीं उड़ता है, वायु की नमी ऑक्सीजन के अम्ल लवणों से क्रिया करके धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, उसे संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना होता है, आप देखे हम, तो ये संचारण का कारण है। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, कार्बन परमाणु आपस में मजबूत होकर सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला तथा वलय यौगिक बनाने के लिए क्षमता रखता है, और सही कार्बन सर्वमुखी प्रकृति कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसका उदाहरण भी दिया हुआ, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पहुंच करके आप उसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं कितना में उत्तर देना है। भाग 3 में आते हैं।
ये आपका बायोलॉजी भाग में होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या है, उचित उदाहरण द्वारा माध्यम से इसको वर्णन करना है और बताइए, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 मार्क का क्वेश्चन। तो कायिक प्रवर्धन यहाँ पे लिखेंगे, जब पौधे के जड़, तना, पत्ती पर और कलिका जैसे कायिक अंगों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पौधों के जड़, तन, पत्ती से करेंगे जब एक नए जो कलिका उत्पन्न होती है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अलैंगिक प्रजनन के एक प्रकार है, यहाँ पर देखिए उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, नए जीवों को और जल्दी और समान गुणों वाले बनते हैं। यहाँ पे जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा। यहाँ पे शकरकंद है, गाजर है। तना द्वारा जो है आलू, कंद और अदरक, प्याज है। यहाँ पत्ती द्वारा जो कि ब्रायोफिलम है, ठीक है ना, ब्रायोफिलम। यहाँ पर उत्तर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दे दिया गया है। पॉज करके समझ सकते हैं, यहाँ पर इसके पिक्चर को बनाकर उसके नाम के बारे में वर्णन करके उसको बता सकते हैं कि इस तरह से जो इसके तिरछे कटे हुए जो भाग होते हैं ये कलम करने के लिए दिया होता है, कटा हुआ भाग, ठीक ना। यहाँ पर जो है कि दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। 4 मार्क का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण और मानव हृदय, ठीक है ना। यहाँ पर 4 मार्क 2-2 मार्क में लिखना है, इसको बताना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आइए देख लेते हैं कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे। सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 की माध्यम से, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश, जल और CO2 के माध्यम से सहायता से दरिद्र हरित लवक के माध्यम से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण इसका देख लेते हैं, 6CO2 + 6H2O। ये जब प्रकाश में आता है तो क्लोरोफिल जो है C6H2O और 6CO2 इस तरह से जो होता है तो गेहूं, धान और गन्ना होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। इसमें जो है कि मानव हृदय की संरचना कैसे करनी है, बनाना है और उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। मानव हृदय यहाँ पर टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में बनाना नहीं है। मानव हृदय मांसल खोखला अंग होता है जिसमें मुट्ठी भर की इसका आकार होता है, जितना आकार छाती में बाई और इसकी स्थिति होती है। ये इतना बस आपको प्रॉपर उचित में लिखना है। 4 कक्षा, दाएं अलिंद, दाएं निलय, बाएं अलिंद, बाएं निलय। इसमें 4 ऑप्शन आपके हैं। रक्त प्रवाह किसमें होता है, दाएं अलिंद और दाएं निलय में, फिर फेफड़े में, फिर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। बाएं अलिंद का काम होता है बाएं से पूरे शरीर में, और ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें क्या करता है, ये लेकर जाने का काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताया गया है। उचित मात्रा में कितना लिखना है ये चीजें आपको पता चल जाएगा। ओजोन परत क्या होता है, इसके लिए मानव महत्व प्रकाश और डालिए, ठीक ना। पृथ्वी पर इसका क्या है तो उसको महत्व डालना। तो ओजोन परत वायुमंडलीय परत है जिसमें ओजोन जैसे O3 अधिक मात्रा में होती है, ठीक है ना, ऑक्सीजन। इसी पृथ्वी सतह से लगभग जो 20 से 30 किलोमीटर ऊपर जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब इसका महत्व क्या होता है, तो सूर्य की हानिकारक UV जो किरणें होती है, सुरक्षा, ये सुरक्षा के लिए, जीव जंतु पर, पौधे और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, और जलवायु और मौसम के संतुलन में योगदान इसका सबसे बड़ा होता है। ओजोन परत का ये महत्व है, ठीक है ना। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने में लिखना आपको आंसर है। निम्नलिखित में टिप्पणी लिखना है आपको। लिंग निर्धारण होता है, मेंडल का नियम क्या होता है, मानव हार्मोन पर निबंध आपको लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3-3 मार्क का पेपर है। इसमें से जो क्या करना है, इसमें 2-3 6 हो जाएगा, 2-2 मार्क का पेपर अथवा में ये दिया, नीचे अथवा में दिया है, 3 दूनी 6, 3 मार्क का है। इसमें दोनों में से कोई ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए लिंग निर्धारण में देखते हैं। मानव में 44 जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, ये 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी होती है, ठीक है ना, लिंक क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और 1 जोड़ी जो लिंक क्रोमोसोम्स। महिलाओं में XX और पुरुषों में YXY होता है। और करे कि अंडाणु हमेशा क्रोमोसोम से ही देता है, और इसमें शुक्राणु जो है कि XY क्रोमोसोम से देता है, ठीक है ना। मिलन से जो कि लिंग तय होते हैं, इसमें कौन सा लड़का या लड़की होगा, तो X अंडाणु और X शुक्राणु मिलता है तो महिला X की जो लड़की का निर्माण होता है, और ये भी X अंडाणु और Y शुक्राणु मिलते थे, पुरुष जो बनते हैं XY से पुरुष का निर्माण होता है। मेरे प्यारे बच्चों तो लगभग मैंने यहाँ पर मेरे प्यारे जो है कि यहाँ पर लगभग आपका जो है ये कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक और इसमें दिया कि मेंडल के नियम को भी वर्णन करता है। ग्रेगर मेंडल ने आधुनिक आनुवांशिकी उन्हें मटर के पौधों पर प्रयोग किया, और उसका प्रयोग करके उन्होंने पाया कि विरासत जो मिलती है, गुण जो है पीढ़ी दर पीढ़ी नियत नियमों के अनुसार जो है कि जाते हैं। इनके प्रयोग से आनुवांशिक मुख्य नियमों के सामने आए जिन्हें मेंडल का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ प्रभाविता का नियम क्या होता है, जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे जब बीच में संकरण कराया जाता है तो करे कि प्रथम संतानी पीढ़ी जो F1 होता है, विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण जो कि लंबापन से प्रभावित होता है और दिखाई देता है। इस तरह से अप्रभावी लक्षण जो होता है ना, अप्रभावित करेंगे तो जो अप्रभावी लक्षण होते हैं ये बौनापन में छिपा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसकी प्रक्रिया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा दोनों में क्रिया होती है। टीटी और स्मॉल टीटी है, इसमें एक कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। सभी लंबे पौधे होते हैं एक संकरण में सभी लंबे पौधे होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका दिया गया था, पृथक्करण का नियम। जब प्रथम संतानी पीढ़ी F1 के, ठीक है ना, F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्व परागण कराते हैं, तो द्वितीय संतानी पीढ़ी F2 जो होती है, ये सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों को एक निश्चित अनुपात के पृथक्करण में हो जाता है, और यह लक्षण जो पृथक्करण का नियम कहलाता है। शुद्ध लंबे पौधे टीटी और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी, ये दोनों में देखें तो लंबा पौधा जो कि F1 पीढ़ी के लिए होता है, संकरण जब कराया जाता है, इन दोनों के बीच जब संकरण होता है, लंबा पौधा पहली पीढ़ी में होती है। इसके बाद यहाँ पर जो है कि अनुपात आपका निकालेंगे F2 पीढ़ी में, तो यहाँ पर जो है कि पहला जो कि यहाँ पर देखेंगे तो नया पौधा शुद्ध जो है टीटी कब लंबा होगा, यहाँ पर लंबा पौधा संकरण जो करा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी 50% पर लगभग होता है, और पहला 25% पर लंबा पौधा जो कि कैपिटल टी स्मॉल टी और शुद्ध बौना पौधा होता है टीटी हो जाता है 25% पर। 25% पर होते तो लगभग कितना हो जाता है, एक संबंध दो संबंध एक का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आइए स्वतंत्र आप विभेदन का नियम भी पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं 2 या 2 से, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक
युग्मों के लिए 2 जोड़ी विपरीत प्रभाव वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो इन कारकों को पृथक्करण तथा चयन स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण के वंशागत दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यहाँ पर पीला व गोल यहाँ पर देखें दोनों प्रभावी हैं, शुद्ध हो जाएंगे कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर। ठीक है, अब इनके बीच देख लेते हैं कैपिटल वाई वाई कैपिटल आर आर, और यहाँ पर हरा झुर्रीदार जो है उसके एक्स जनक होते हैं, तो हरा झुर्रीदार दोनों अप्रभावी लक्षण होंगे, तो स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर। इनके बीच प्रक्रिया होगी तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। तो पीला व गोला रंग होता है, यहाँ पे F1 पीढ़ी में होते हैं, तो पीले व गोले दोनों प्रभावी होते हैं। यहाँ पर 9 अनुपात होंगे, हरे और गोला पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है, 3 हो जाएगा। पीला झुर्रीदार पहला प्रभावी और दूसरा अप्रभावी पहला प्रभावी, तो 3 हो जाएगा। हरे झुर्रीदार दोनों प्रभावी और प्रभावी यहाँ पे 2, और F2 पीढ़ी में इस तरह से इसका पूरा हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों लगभग जो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मानव हार्मोन पर यह निबंध लिखना है, तो ये लगभग 6 मार्क का। तो मानव हार्मोन पर निबंध लिखना, तो इस तरह से प्रश्नोत्तर 32 का लिखेंगे। मानव हार्मोन के रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इसका क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे। तो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो, ठीक है ना, संदेशवाहक होते हैं जो ग्रंथियों द्वारा बनाए जाते हैं और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, और वे शरीर के वृद्धि और विकास और अपचयन प्रजनन के लिए जैसे महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तरह के मुख्य ग्रंथियों और उनके हार्मोन जो होते हैं, यहाँ पे अधिविकृत देखिए, अधिविकृत का काम क्या होता है, शरीर के हृदय और अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करता है शरीर की वृद्धि में, और ये क्या होता है, चयापचय और नियमन करता है। अधिविकृत तनाव और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अग्नाशय रक्त में शर्करा का स्तर संतुलित करता है। अंडाशय और अंडकोश देखें तो प्रजनन और लिंग विशेष गुणों का विकास करता है, ठीक है ना। यहाँ पे हार्मोन शरीर का संतुलित कार्य जो करता है विकास का और ऊर्जा और नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, तथा हार्मोन असंतुलित थायराइड से डायबिटीज और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को देखती है, इसलिए हार्मोन का संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका जो है कि लगभग ये आपका हो चुका है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों और भी सारे जो है कि पेपर के जो है कि आपको जो है यहाँ पर जो है कि जो ये प्री बोर्ड के जो पेपर है सब सॉल्व करके यहाँ पर लाए जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास भेजिएगा। फिर इसके बाद नए जो है कि आपके प्री बोर्ड के साथ फिर मिलते हैं, प्री बोर्ड पेपर के साथ मिलते हैं।